Morning, my dear students. Today in this video, we are going to continue the chapter of Principles of Management. This is the part D. In my previous three videos, that is the part A, B and C, we have done the Principles of Management given by Henry Fayol. In this video, we will be talking about the Principles of Management given by the F.W. Taylor. Principles of Management by W.F. Taylor. Taylor was an American mechanical engineer in Midwell Steel Company. He wanted to improve industrial efficiency by adopting scientific method of production. He is also known as the father of scientific management. This is very important line. MCQ में बहुत बार पूछा जाता है who is considered to be the considered as father of scientific management. The answer is Taylor. जबकि Henry Fayol, he was the father of जनरल मैनेजमेंट। और ये जो है यहाँ पर टेलर के बात में अगर हम बात करें तो उन्हें फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कहा जाता है। उन्हें फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट क्यों कहा जाता है? बिकॉज ही बिलीव दैट एग्जिस्टिंग मैनेजमेंट वाज अनप्रोफेशनल एंड शुड बी स्टडीड एज अ डिसिप्लिन। क्योंकि उन्होंने रियलाइज किया कि जो मैनेजमेंट थी उनके टाइम में वो बहुत अनप्रोफेशनल थी, तो उन्होंने साइंटिफिक मेथड्स पे जोर दिया कि हर काम को करने का एक साइंटिफिक तरीका होना चाहिए, इसीलिए उन्हें फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कहा जाता है। So we start with the principles of scientific management. टेलर ने चार प्रिंसिपल्स दिए। पहला प्रिंसिपल साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, हार्मनी, cooperation, and the last is development of each and every person to his or her greatest efficiency. So we start the explanation of all these principles. First principle is science not rule of thumb. इस प्रिंसिपल का मतलब ये है कि साइंस जो है वो हिट और ट्रायल मेथड पर बेस नहीं है। यानी according to this principle, Taylor insisted that each job performed in organization should be based on scientific inquiries and not on intuitions, experience and hit and trial method. यानी जब भी कोई काम किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन में तो वो मैनेजर्स की एक्सपीरियंस के बेसिस पर नहीं किया जाएगा। कोई भी जो डिसीजन लिया जाएगा वो हिट एंड ट्रायल मेथड के बेस पे नहीं होगा कि करें या नहीं करें, ऐसे कर लें वैसे कर लें। नो, दिस इज द रॉन्ग मेथड, अनप्रोफेशनल है ये। तो टेलर ने सजेस्ट किया कि हर काम को करने का एक बेस्ट मेथड डेवलप होना चाहिए। और वो मेथड कैसे डेवलप होगा? बाय लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन एंड ऑब्जर्वेशन। हर काम को करने के लिए एक साइंटिफिक तरीका होना चाहिए और जब भी वो काम करना है तो हमें उस साइंटिफिक तरीके को फॉलो करना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, टाइम स्टडी शुड बी डन टू फिक्स द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द टास्क रादर देन ऑन पास्ट एक्सपीरियंस। यानी एक जॉब को, एक काम को करने में कितना टाइम लगेगा, हमें ये साइंटिफिक तरीके से पता होना चाहिए। हमें पहले ही पता होना चाहिए कि अगर हम ये काम कर रहे हैं तो हमें कितनी देर लगेगी। तो ये जो स्टडी है टाइम स्टडी कहलाती है। और टाइम स्टडी भी कैसे की जाती है? बहुत एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं और उसके बाद ये डिसाइड किया जाता है कि इस पर्टिकुलर काम को करने में कितना टाइम लगेगा। तो जब एक एम्प्लॉय काम शुरू करता है तो उसको ऑलरेडी पता है, साइंटिफिकली प्रूव्ड है कि उसको इस काम करने में एवरेज कितना टाइम लगेगा। तो इस तरीके से जो टेलर है उन्होंने सपोर्ट किया कि हर काम को करने का एक साइंटिफिक तरीका होना चाहिए। नेक्स्ट इज हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। हार्मनी का मतलब होता है एग्रीमेंट और डिस्कॉर्ड का मतलब होता है डिसएग्रीमेंट। So according to this principle, Taylor insisted that there is need for managers and workers to change their attitude towards each other. He insisted on mental revolution. तो यहाँ पर टेलर ने बोला कि मैनेजमेंट और वर्कर्स दोनों को जो है एक दूसरे के लिए पॉजिटिव एटीट्यूड रखना चाहिए, एक दूसरे को समझना चाहिए। इसे बोलते हैं मेंटल रेवोल्यूशन। कभी कभी आपसे एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि व्हाट इज मेंटल रेवोल्यूशन। मैनेज, ये जो डॉटेड पॉइंट्स हैं ये केस स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। जहां भी इन तीनों में से एक भी लाइन दिख गई तो इसका मतलब हमें पता चल गया वी आर टॉकिंग अबाउट हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। जैसे फर्स्ट लाइन है मैनेजमेंट शुड शेयर द गेन्स विद द वर्कर्स, एट द सेम टाइम वर्कर मस्ट कंट्रीब्यूट टू देयर बेस्ट लेवल। यानी मैनेज जितने भी प्रॉफिट्स होते हैं मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने प्रॉफिट्स जो हैं वो शेयर करें अपनी वर्कर्स के साथ। बड़ी बड़ी कंपनीज में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया जाता है वर्कर्स को भी। टेलर फील दैट प्रोस्पेरिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड अपॉन प्रोस्पेरिटी ऑफ एम्प्लॉइज एज वेल एज एम्प्लॉइज। यानी एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों अगर खुश होंगे, दोनों सेटिस्फाइड होंगे, तभी कोई बिजनेस जो है वो ग्रो करेगा। थर्ड इज टू अचीव दिस स्टेट ही एडवोकेटेड पैटर्निस्टिक स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट एज इन जापानीज कंपनी। पैटर्निस्टिक स्टाइल क्या होता है? पैटर्निस्टिक स्टाइल का मतलब ये होता है कि अपने वर्कर्स को अपनी फैमिली की तरह ट्रीट करना।
तो जब मैनेजमेंट अपने वर्कर्स को फैमिली की तरह ट्रीट करेगी तो वर्कर्स भी स्ट्राइक पर नहीं जाएंगे। लेकिन अगर मान लीजिए वर्कर्स किसी बात से सेटिस्फाइड नहीं है, मैनेजमेंट की किसी डिसीजन से सेटिस्फाइड नहीं है, तो वो स्ट्राइक पर नहीं जाएंगे। वो क्या करते हैं, वो अपने हाथ पे एक ब्लैक कलर का रिबन बांध लेते हैं और वो रिबन उनकी डिससेटिस्फेक्शन को शो करता है, और वो ब्लैक कलर के रिबन से वो सिंपैथी गेन करते हैं अपने मैनेजर्स की। तो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। एक दूसरे के साथ मिलकर चलना है, एक दूसरे के लिए पॉजिटिव थॉट प्रोसेस बिल्ड करना है और अपने प्रॉफिट को शेयर करना है। तो अगर किसी केस स्टडी में ऐसा लिखा हो कि मैनेजमेंट जो है वो अपने वर्कर के साथ शेयर कर रही है अपने प्रॉफिट्स को, इसका मतलब हम हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड प्रिंसिपल की बात कर रहे हैं। तो ये जापानीज कंपनी का एक मॉडल है जहां वर्कर्स को जो है एक फैमिली की तरह ट्रीट किया जाता है। प्रिंसिपल इज कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। इस प्रिंसिपल का मतलब है, ये प्रिंसिपल जो एक्चुअली है ये एक स्टेप फर्दर है लास्ट प्रिंसिपल का, हार्मनी का एक स्टेप ये आगे है। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, टेलर इंसिस्टेड दैट वर्क मस्ट बी परफॉर्म इन कॉपरेशन विद ईच अदर विद म्यूचुअल कॉन्फिडेंस एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ ईच अदर। वर्कर्स जो है एक दूसरे वर्कर्स और मैनेजमेंट ये दोनों एक दूसरे के साथ कॉपरेट करें, सहयोग करें, एक दूसरे की हेल्प करें, एक दूसरे पर विश्वास करें। It is the extension of principle of harmony. To have cooperation, management should welcome suggestions of employees and they should be rewarded for their suggestion. यहाँ हम वर्कर्स को, जो मैनेजमेंट है वो वर्कर्स को मोटिवेट करेगी ताकि वर्कर्स अपनी सजेशंस दें। तो जहां भी आपसे टेलर प्रिंसिपल में पूछा जाएगा कि मैनेजमेंट जो है वर्कर्स को चांस दे रही है बोलने का, तो आइडेंटिफाई द प्रिंसिपल, यानी वी आर टॉकिंग अबाउट कॉपरेशन प्रिंसिपल। नेक्स्ट, देयर शुड बी ओपन कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन जो है वो टू साइडेड होना चाहिए। वर्कर्स जो है उनको सप्रेस नहीं करना है, उनको चांस देना है बोलने का, और अगर वो अच्छी सजेशंस दे रहे हैं तो हमें उन्हें रिवॉर्ड भी देना है। तो ये केस स्टडी में हमें अगर इस तरह की बातें की जाएंगी कि वर्कर्स को चांस दिया बोलने का और उनको रिवॉर्ड भी दिया, तो हम कौन सा प्रिंसिपल यहाँ फॉलो कर रहे हैं? कॉपरेशन। All the day long, the management should work almost side by side with workers, helping, encouraging and smoothing the way for their work. यानी कि उनके काम को उनके साथ काम करना है। मैनेजमेंट जो है उन्हें सप्रेस नहीं करेगी, उनके साथ मिलकर, वर्कर्स के साथ मिलकर उन्हें एनकरेज करेगी ताकि काम जो है वो स्मूथली कंप्लीट हो जाए। For example, while assigning job to workers, the management should ask employees about their interest and accordingly job should be assigned. जब हम किसी को काम देते हैं तो हमें उसका इंटरेस्ट जान लेना चाहिए, क्योंकि अगर कोई पर्सन इंटरेस्टेड, अपने जिस चीज में उसका इंटरेस्ट है वो काम करेगा, तो डेफिनेटली उसकी सेटिस्फेक्शन और उसकी परफॉर्मेंस दोनों ज्यादा होंगी। तो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ कॉर्पोरेशन। Development of each and every person to his or her greatest efficiency and prosperity. This is the last principle given by Taylor. ये नाम से ही बता रहा है कि हर पर्सन की जो है उसकी एफिशिएंसी और प्रॉस्पेरिटी को डेवलप करना है। According to this principle, acknowledge that industrial efficiency could be promoted only through the development of workers. कि अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन को हमें ग्रो करना है तो उसके वर्कर्स की डेवलपमेंट बहुत जरूरी है। Each worker should be scientifically selected and the work assigned should suit his or her physical, mental and intellectual capability. यानी हर इंसान को वही काम देना चाहिए जिसमें वो सबसे ज्यादा एफिशिएंट है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई पर्सन है वो अकाउंट्स मेंटेन कर रहा है पिछले 10 साल से, 12 साल से, तो हम उसे अकाउंटेंट बना सकते हैं। लेकिन अगर कोई साइंस स्ट्रीम से है तो हम उसको अकाउंटेंट नहीं बना सकते, क्योंकि वो तो साइंस से, उसको कोई नॉलेज नहीं है अकाउंट्स की। तो इसी तरह किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हम हर काम एक उस पर्सन को देंगे जो मेंटली, फिजिकली और इंटेलेक्चुअली स्पेशलाइज्ड है पर्टिकुलर उसी काम में। He felt it was more essential to train the workers so as to make them learn the one best method. जैसे हमने प्रिंसिपल, फर्स्ट प्रिंसिपल में किया था कि हर काम को करने का एक बेस्ट तरीका होता है, तो ये तरीका वर्कर्स को सिखाना चाहिए। तो दो चीजें हमें इस प्रिंसिपल में याद रखनी है। पहला, जब हम वर्कर सेलेक्ट करते हैं तो हमें मोस्ट एलिजिबल वर्कर जो है या फिर एम्प्लॉय है उसे सेलेक्ट करना है जो उस काम के लिए सबसे ज्यादा एफिशिएंट है। और दूसरा, सिलेक्शन के बाद भी हमें उसे ट्रेनिंग देनी है, क्योंकि ट्रेनिंग से उसकी जो डेवलपमेंट है, जो उसकी ग्रोथ है एम्प्लॉय की, वो ज्यादा होगी और ऑर्गेनाइजेशन जो है अपने गोल को अचीव करेगी। तो साइंटिफिक तरीके हमें अपने एम्प्लॉयज को सिखाने हैं ताकि वो अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करें। एफिशिएंट एम्प्लॉय वुड प्रोड्यूस मोर एंड अर्न मोर। डेफिनेटली जब एम्प्लॉयज जो है वो एफिशिएंट होंगे, जब उन्हें ट्रेन किया जाएगा, तो उनकी जो एफिशिएंसी है तो वो बढ़ेगी, और जब उनकी एफिशिएंसी बढ़ेगी, वो काम अच्छा करेंगे, तो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ज्यादा प्रॉफिट्स कमाएगी।
तो जब वर्कर्स ट्रेंड होंगे, उनकी डेवलपमेंट होगी, तो ये वर्कर्स के लिए भी अच्छा है और ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी अच्छा है। सो देयर आर 2 पॉइंट्स के पहले हम बेस्ट पर्सन को ढूंढें। अगर हम इस पिक्चर में देखें तो वी आर फाइंडिंग द बेस्ट पर्सन फॉर द जॉब। तो सिलेक्शन के टाइम ही आप ध्यान रखिए कि हम बेस्ट पर्सन को ढूंढें और बाद में हम उसे सेकंड पिक्चर शो कर रहा है कि बाद में हम उन वर्कर्स को ट्रेन करें। तो ये दोनों चीजें जो हैं इस प्रिंसिपल में कवर होती हैं कि फाइंड द बेस्ट पर्सन और उस बेस्ट पर्सन को भी ट्रेन करो अबाउट द वन बेस्ट मेथड ऑफ डूइंग एनी वर्क। तो ये 4 प्रिंसिपल्स जो हैं टेलर के, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन इन पर आता है एंड दीज आर वेरी इजी ऑल्सो। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। थैंक यू so much for watching my video. See you in my next video. Till then, bye.